Good morning, students. So now we will discuss our next topic of this chapter, and that is the closer look, administration and consolidation under the Khilji and Tughlaqs. Okay, students. So in our previous lecture, we have discussed the masjid. Okay, now we will discuss the closer look, administration and consolidation under the Khilji and Tughlaqs. Okay students, so ये जो स्टार्टिंग का ये था हमारा, हमने स्टडी कर लिया था. ओके, वी डिस्कस दिस कि कैसे जो है कैसे जो दिल्ली सुल्तान जो थे वो उनको एक अपने इतने बड़े किंगडम को चलाने के लिए, साम्राज्य को चलाने के लिए रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी. और उसमें उन्होंने अपने जो अरिस्टोक्रेट्स थे उनको उन्होंने मेन पोस्टर्स के ऊपर जो अरिस्टोक्रेट्स थे और जो लैंडेड चिफ्टन थे उनको एज अ गवर्नर उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कुछ स्लेव जो हैं दास उन्होंने परचेज किए और उनको जो है क्या किया, उनको उन मेन जो पोस्ट हैं एज अ गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने उनको अपॉइंट किया. तो ऐसा किस कारण से किया, और इसमें जो सबसे पहले जो थे जिन्होंने ये चीज अपनाई थी वो थे इल्तुतमिश, जो कि रजिया के फादर थे. ओके, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फारसी में जिसको बोला जाता है बंदागान, ठीक है, बंदागान कहा जाता है. तो उन्होंने इन स्पेशली इनको स्लेव्स को खरीदा किस चीज के लिए, मिलिट्री सर्विसेज के लिए. मिलिट्री सर्विसेज कैसे कि अगर कहीं वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, तो वहां पे वो उनके साथ जाएं, उनके साथ लड़े, ठीक है, तो उनको मिलिट्री सर्विसेज मिले, ठीक है. तो इसीलिए उन्होंने इनको परचेज किया और उन्होंने उनको जो है बड़े ही केयरफुली तरीके से ट्रेंड किया और साथ ही साथ उनको अपने किंगडम की जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस थे उनमें उनको पोस्ट भी दी, ठीक है. देन सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, अब क्या था कि अब ये जो स्लेव्स जो थे जो उन्होंने परचेज किए थे ये टोटली अपने मास्टर के ऊपर डिपेंड होते थे. इसीलिए सुल्तान जो होता था, सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, सुल्तान जो होता था वो उनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सकता था, ठीक है. तो वो अरिस्टोक्रेट्स के ऊपर इसलिए विश्वास नहीं करता था. अरिस्टोक्रेट्स क्या होते थे, जो उनके जो उच्च वर्ग के लोग होते थे या उनके रिश्तेदार या उनके बेटे, वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो है अगर इनको इम्पोर्टेंट जो पोस्ट दे दी जाएंगी तो ये धीरे धीरे जो है अपने को एक्सपेंड कर लेंगे, पावरफुल बना लेंगे और ये कभी भी राजा को क्या कर सकते हैं, या तो उसको गद्दी से हटा सकते हैं या उनको मार देंगे. तो वो उनकी बजाय इन स्लेव्स के ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि ये स्लेव जो हैं वो उस राजा के प्रति बहुत क्या होते थे, रिलायबल होते थे, ठीक है, लॉयल होते थे वो लोग इनके, और वो राजा के ऊपर ही डिपेंडेंट होते थे. ओके, सो हमने फिर देखा था, हमने ये स्टडी कर चुके हैं स्लेव्स रादर देन सन्स. So now we study the Khilji and the Tughlaq continue to Bandhagan and also raise people of humble birth. अब हमने कहा कि वो जो स्लेव सिस्टम था वो किसने चलाया था, इल्तुतमिश, जो कि रजिया के फादर थे. अब उसके बाद जो थे खिलजी एंड तुगलक जो हैं उन्होंने इस बंदागान सिस्टम को जो है वो क्या करके रखा, कंटिन्यू करके रखा. एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, तो उन्होंने भी जो हम्बल बर्थ, जो ये निम्न वर्ग के लोग जो थे, जो निम्न वर्ग में पैदा होते थे, जन्म लेते थे लो स्टेटस में, उन लोगों को क्या किया, उन लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट पर बिठाया, ठीक है. और इनको अक्सर क्या कहा जाता था, जो ये लोग होते थे इनको बोलते थे क्लाइंट्स. सो क्लाइंट्स क्या होते हैं, समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर. क्लाइंट उसको कहा जाता था कि जो किसी दूसरे के प्रोटेक्शन में रहता है या उसके ऊपर डिपेंडेंट और हंगर ऑन, और या फिर पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड होता है किसी दूसरे के ऊपर. ओके, सो उनको क्या था, टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, तो उनको काफी हाई पॉलिटिकल पोजीशंस जो है उनको दी गई, जिन्होंने खिलजी और तुगलक ने भी ऐसा ही किया. एंड दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स, और उनको एज अ जनरल या गवर्नर जो है उन्हें अपॉइंट किया गया. However, this also introduced an element of the political instability. हालांकि इसने जो है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी इंट्रोड्यूस किया. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, कि मान लो एक रूलर है, वो कोई स्लेव क्या है उसने परचेज किया, वो उसके अंडर रहा, ठीक है. अब वो सिर्फ उस रूलर के शासक के प्रति ही क्या होगा,
रिलायबल होगा, लॉयल होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप जो उसका मानो उस रूलर है उसका वो उसका आगे उत्तराधिकारी है तो वो उसके प्रति भी लॉयल हो, ऐसा जरूरी नहीं था। तो जो उसका जो उत्तराधिकारी होता था, जो शासन पे बांग्लो बैठता है, वो अपना नए स्लेव्स जो है वो रखता था, वो उसके प्रति होते थे। तो इस तरीके से दोनों क्या हो गए, एक तो ओल्ड स्लेव और एक न्यू न्यू जो ओल्ड और न्यू मोबिलिटी होगी। मान लो इनके रूलर आप क्या हो जाते हैं, इन दोनों के रूलर्स की डेथ हो जाती है तो ये आपस में ही क्या हो जाते थे, लड़ने लग जाते थे उस गद्दी पर बैठने के लिए। तो एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी। सो स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स, अपने मास्टर के प्रति तो ये स्लेव्स एंड क्लाइंट लॉयल होते थे, पैट्रन्स जो उनके संरक्षक होते थे उनके प्रति लॉयल होते थे, बट नॉट टू देयर हायर, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी होते थे उनके प्रति ये लोग क्या नहीं होते थे, लॉयल नहीं होते थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं था। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, जो नए सुल्तान होते थे वो अपने सर्वेंट्स रखते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ असेशन ऑफ न्यू मोनार्क ऑफन सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू मोबिलिटी। तो अब क्या होता था, वो अपने नए जो नए सुल्तान होता था वो अपने नए स्लेव्स रखता था। तो इससे रिजल्ट क्या होता था, किसी नए शासक के जो सिंहासन पर बैठते ही प्राय जो नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाता था। ठीक है, मतलब नया शासक जैसे ही बैठा तो जो पुराने के स्लेव्स हैं और जो अब इस नए के स्लेव्स हैं इनका आपस में क्या हो जाता था, टकराव शुरू हो जाता था, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते थे। तो द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय दिल्ली सुल्तान्स also showed many allies and authors of Parsin Twarik। पार्सिन तवारिक कौन होते थे, पार्सिन तवारिक यानी कि जो लोग क्या होते थे, ऑथर होते थे, जो राइटर लिखने वाले होते थे, हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, सो क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेसबोन टू हाई ऑफिसेस। तो इसीलिए क्या होता था, यहाँ पर जो रूलर होते थे उनके द्वारा जो निचले तबके के लोगों को जो प्रोटेक्शन दिए जाने के कारण जो हाई सोसाइटी के कई लोग जो थे ना उनको बड़ा बहुत गहरा धक्का लगा इस चीज से, शॉक्ड हो गए वो। ठीक है, तो मैनी एलाइट्स यानी जो बड़े जो उच्च वर्ग के लोग थे एंड जो ऑथर्स थे, ठीक है, ऑथर्स ऑफ पार्सिन तवारिक, जो इनके ऑथर्स होते थे फारसी तवारिक थे, उनके ऑथर्स ने जो निचले खानदान के लोगों को हाई पोस्ट पर बिठाने के लिए जो दिल्ली सुल्तान थी उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये जो लो एंड बेस बोन यानी कि जो नीचे जाति के लोग जो है ना, जो नीचे पदों पर के लोग हैं, मतलब उनको आप हाई पोस्ट पर बिठा रहे हो, तो इस चीज को वो क्रिटिसाइज करते थे कि ये जो रूलर है ये गलत कर रहा है। ठीक है, रूलर्स ये चीज गलत करते हैं। सो ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। अब हम देखते हैं जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक हैं उसके जो क्या थे ऑफिशियल्स जो थे उनके। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज कुमार। अब ये देखो बच्चे, कुमार, तो यहाँ पर हमने कहा ना कि खिलजी और तुगलक जो थे, तुगलक जो थे उन्होंने ये स्लेव सिस्टम को आगे चला के रखा। तो उन्हीं के बारे में जो उनके ऑफिशियल्स, फिर उनके ऑफिशियल्स ने क्या कहा सुल्तान मोहम्मद तुगलक के लिए वो इसमें देखेंगे। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज कुमार, अजीज कुंभार को उन्होंने जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने अपॉइंट किया किस चीज के लिए, देखो वाइन डिस्टर। ये कौन था, ये अजीज कुंभार, ये एक वाइन डिस्टिलर था। वाइन डिस्टिलर यानी शराब बेचने और बनाने वाला। अच्छा, उसके बाद फिरोज अजाम जो एक बार्बर था। ठीक है, इसी तरीके से कौन था, मनका तब्बाक, जो मनका तब्बाक जो था वो क्या था, एक कुक था। एंड टू गार्डनर्स, दो गार्डनर्स थे, लद्दा एंड पीरा। ठीक है, लट्ठा एंड पीरा, ये दो क्या थे, ये दो गार्डनर्स थे। सो टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, इनको क्या किया, इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बिठाया गया। सो जियाउद्दीन बरानी, जो जियाउद्दीन बरानी थे, ठीक है, ये क्रॉनिकलर थे जो लिखने वाले थे। तो जियाउद्दीन बरानी मिड अपॉइंटमेंट्स मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। ठीक है, ये क्रॉनिकलर थे मिड 14th सेंचुरी के, जियाउद्दीन बरानी, आपने इनको पिछले चैप्टर में भी देखा था। So reported their appointments as a sign of Sultan loss of political judgment and his incapacity to
रूलर। तो उन्होंने जो जिलाउद्दीन बरानी थे 14th सेंचुरी के मिड के क्रॉनिकलर थे, उन्होंने इन अपॉइंटमेंट्स का उल्लेख सुल्तान की राजनीतिक जो विवेक को नाश और शासन करने की जो इनकैपेबिलिटी है उसके एग्जाम्पल के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल जजमेंट, मतलब उन्होंने कहा कि ये जो है जो पॉलिटिकल जजमेंट है उसको ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं, उसका खत्म कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, यानी कि इनमें जजमेंट करने की इनमें कैपेबिलिटी नहीं है और ये एक शासन करने में की कैपेसिटी नहीं है, जो ये इस तरह के क्या ले रहे हैं, इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं कि जो ये बार्बर है, वाइन डिस्टेनर है, कुक है, गार्डनर्स हैं, इनको इन्होंने इतनी हाई पोस्ट पर बिठा दिया है। तो ये एक गलत क्या है, एक रॉन्ग डिसीजन है। ओके, so next, like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governor of territories and of varying size. अब क्या था कि जो पहले वाले जो रूलर्स थे उन्हीं की तरह जो खिलजी, और जैसे कि इल्तुतमिश की बात करें तो जो इल्तुतमिश की तरह ही खिलजी और जो तुगलक रूलर्स थे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स। ओके, मिलिट्री कमांडर्स एज अ गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज। तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको अलग अलग साइज के इलाकों में, ठीक है, एरियाज में इन्होंने सूबेदारी के रूप में उनको नियुक्त किया। अब क्या बात हो, क्या मैंने आपको समझाया था, जैसे मान लो एक क्या है, ये पूरी क्या है, एक एम्पायर है, इसमें एम्पायर को क्या था, छोटे छोटे इसमें इन्होंने क्या बना दिए, एरियाज बना दिए, और इनमें क्या किया, इनमें इनको जो मिलिट्री कमांडर्स बिठा दिया, अपॉइंट कर दिए। अब क्या होता था, ये जो ये एरिया जो ये बनाते थे, ये कोई छोटा होता था, कोई बड़ा होता था जिसका साइज, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि सबको इक्वल इक्वल जो है साइज की टेरिटरीज जो है वो बनाई जाए, नहीं, टेरिटरीज जो बनाई जाती थी कोई छोटी होती थी, कोई बड़ी होती थी, किसी को क्या है छोटा एरिया दे दिया जाता था कमांड करने के लिए, किसी को बड़ा एरिया दे दिया जाता था। तो इस तरीके से इसीलिए इन्होंने लिखा गवर्नर एज अ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज, यानी अलग अलग साइज की जो टेरिटरीज थी उसमें इनको एज अ गवर्नर जो है मिलिट्री कमांडर के रूप में अपॉइंट किया। सो दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर्स वाज कॉल्ड इक्तादार और मुक्तिस। अब ये देखिए, ये जो मैंने बताया, ये जैसे एरिया बना दिए, तो ये जो एरिया होते थे छोटे छोटे, ये बना देते थे टेरिटरीज, इन टेरिटरीज को बोला जाता था इक्ता, ठीक है, क्या बोला जाता था, इक्ता। और इनके उनको जिनको इनके अंडर दे दिया जाता था ये एरिया, जिनको मतलब दे दिया जाता था कि आप इनके ऊपर क्या करेंगे, पूरा कंट्रोल करेंगे, सब काम करेंगे, तो उसको बोला जाता था इक्तादार, या फिर जिसको क्या बोला जाता था, उसको इक्तादार, या फिर उसको बोलते थे मुक्ति। Okay, so the duty of the Muktis was to lead military in exchange for their military campaigns and maintain law and order in their इक्तास। तो इनकी मेन ड्यूटी क्या होती थी मुक्तिस की, इन मुक्तिस की मेन ड्यूटी होती थी कि ये मिलिट्री कैंपेन करेंगे, को लीड करेंगे, मिलिट्री कैंपेन चलाएंगे, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास, और ये अपने अपने इक्तास में यानी अपनी अपनी टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करेंगे। So in exchange for their military services, the Muktis collected the revenues of their assignments as salaries. अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये क्या कहा इनको कि मुक्ति जो है ना, उनको एक ड्यूटी दे दी रूलर ने कि भाई अब आप जो है सारा रूल रेगुलेशन जो है आप बनाएंगे, और मुक्ति का ये ड्यूटी था कि जो मतलब कि, और वो अपनी ना जो मिलिट्री सर्विसेज थी उसके बदले में ना सैलरी के रूप में, मतलब उनको, अब उनको मान लो तुमने उनको सर्विसेज वो दे रहा है आपको, तो आप उसको पैसा भी तो दोगे ना, तो उसको कहते थे कि सैलरी के रूप में ना मुक्ति अपने जो ये एरिया होते थे, जो ये टेरिटरीज होती थी, इससे रिवेन्यू की वसूली, टैक्सेस, ये रिवेन्यू यानी टैक्सेस की वसूली क्या करते थे, मतलब उनको ये राइट दे दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी टेरिटरी में से क्या करें, टैक्स वसूल करें, रिवेन्यू लें, और जो वो रिवेन्यू आएगा उसमें से एक पार्ट जो है उनका फिक्स कर दिया गया, अभी ये इस आपको जो है एज अ सैलरी के रूप में आप अपने पास रख लीजिए। ओके, तो इस तरीके से वो सैलरी का नाम दे दिया जाता था कि जो वो इकट्ठा करते थे रिवेन्यू जो टैक्सेस के रूप में, उसमें से वो एक पार्ट उनका फिक्स कर दिया गया और उनको वो एज अ सैलरी दे दिया जाता था अपनी सर्विसेज के बदले में।
ओके। एंड देन वो क्या कहते हैं, दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स। अब उनके जो सोल्जर्स होते थे, जो वो अपनी एक सेना बनाते थे, ठीक है, जो कि आगे उनके साथ क्या करते थे, युद्ध में जाते थे, तो दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रिवेन्यूज। इसके साथ साथ जो उनके सोल्जर्स होते थे उनको भी इसी रिवेन्यू में से ही पे कर दिया जाता था, ठीक है। कोई अलग से रूलर जो शासक होता था अलग से उनके लिए कुछ नहीं भेजता था, जो ये उसमें से रिवेन्यू इकट्ठे करते थे अपनी टेरिटरी में से, उसी में से उसको भी सैलरी, वो अपनी एक सैलरी के रूप में एक पार्ट ले लेता था, और जो उसके सोल्जर्स होते थे उनको भी रिवेन्यू जो है इसी रिवेन्यू में से उनको पे कर दिया जाता था। एंड कंट्रोल ओवर मुक्तिज वाज मोस्ट इफेक्टिव if their office was not inheritable and if they were assigned ikta for for a short period of time before the being shifted। अब ये जो लाइन है यहाँ से आपके पास नया मतलब इसमें टॉपिक स्टार्ट होता है कि ये सब दे दिया, टेरिटरी दे दी उन्होंने भी, आप इसको सारे को मेंटेन करो, आप लॉ एंड ऑर्डर बनाए, आप इसमें रेवेन्यू इकट्ठे करें, टैक्सेस इकट्ठे करें, और उसी में से जो है आप टैक्सेस मतलब उसी में से आप अपनी एज अ सैलरी भी अपनी ले लें, अपने सोल्जर को भी पे कर लें। अब क्या था, इन मुक्तिस के ऊपर कंट्रोल करना भी तो जरूरी था। अब मान लो अगर इनके ऊपर कंट्रोल ना किया जाए तो मुक्तिस क्या होंगे, जो ये मुक्तिज होते हैं, जो ये इकतादार होते हैं, ये अपनी मर्जी चलाएंगे। ये क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा लोगों से रिवेन्यू इकट्ठे करेंगे और वो क्या करेंगे, वहां पर राजा के पास कम पैसा जमा कराएंगे, ज्यादा अपने पास रख लेंगे, या ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे फिर ये अपनी क्या करें, अपनी सेना को बढ़ा लें, ठीक है, अपनी पावर को स्ट्रोंग कर ले और ये राजा के ऊपर ही हमला कर दे, ठीक है, पावर पाने के लिए। तो इनके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी था, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए ना रूलर ने एक जो ये अपने सोल्जर्स रखते थे, अपनी सेना रखते थे, उस सेना के अंदर भी कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स होने चाहिए, कितनी संख्या तक आप सेना रख सकते हैं, वो भी फिक्स की हुई थी। वो इसी रीजन से की हुई थी कि कहीं ये अपनी सेना को बढ़ा ना लें, ठीक है, और ये हमसे ज्यादा पावरफुल ना हो जाए और हमारे ऊपर ही अटैक ना कर दे। सो कंट्रोल ओवर मुक्तिज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ द ऑफिसेज वाज नॉट इनहेरिटेबल। तो ये जरूरी था कि कंट्रोल कैसे किया जा सकता था, अगर उनके जो ऑफिस हैं, जो उनको दिया गया है टेरिटरी, उसको इनहेरिटेबल ना बना दिया जाए। इनहेरिटेबल मतलब ये कि भाई वो बन रहा है, उसके बाद उसका बेटा आ गया, फिर वो उसको इकवतादार बना दिया जाए, नहीं, मतलब कि उनको एक ना एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही उनको वो इक्वता जो है, जो वो टेरिटरी है उसको असाइन की जाए, उसको दी जाए, और एक टाइम के बाद या तो उनको वहां से हटा दिया जाता था या फिर उनको कहीं और दूसरे इक्वता के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता था, शिफ्ट कर दिया जाता था। ओके, सो इक्वताज आर शॉर्ट पीरियड ऑफ देयर बिफोर बीइंग शिफ्ट, या उनको शिफ्ट कर दिया जाता था। सो दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विसेज वर rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। कहते ये जो इतना जो ये कठिन कंडीशंस थी, जो हार्श कंडीशंस थी सर्विसेज की, इनको बड़ी कठोरता के साथ रिग्रेसली मतलब बड़ी कठोरता के साथ इनको इम्पोज लगाया गया। किसके पीरियड में, किसके टाइम पर, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर इनको बड़े ही किस तरीके से, बड़े ही कठोरता के साथ इनको लगाया गया है इस चीज को, कि भी सबको जो है एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही इन इकवतादारों को इकवता दी जाएगी, और एक टाइम पीरियड के बाद इनको या तो वहां से हटा दिया जाता था या फिर इनको क्या कर दिया जाता था, शिफ्ट कर दिया जाता था, ताकि ये अपना कंट्रोल ना जमा कर ले वहां पे, अपनी पावर को ना बढ़ा ले। ओके, सो अकाउंटेंट्स, तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू केयर was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। तो इसीलिए क्या किया इन्होंने ना अकाउंटेंट्स जो थे वो अपॉइंट किए गए स्टेट्स के द्वारा, ठीक है, यानी रूलर के द्वारा अकाउंटेंट अपॉइंट किए गए, और वो क्या चेक करते थे, वो चेक करते थे अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, जो रिवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था ना इन इकवतादार के द्वारा, इन मुक्तिस के द्वारा जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसको वो चेक करते थे,
ठीक है, कि कितना रेवेन्यू कर रहे हैं, मतलब कि जो रूलर ने अमाउंट फिक्स की हुई है उतनी ही रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे हैं या उससे ज्यादा कर रहे हैं। एंड केयर वाज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट। देखिए वो ये ध्यान रखते थे कि जो मुक्ति जो है वो केवल उतनी ही टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं जितनी की उनको प्रिस्क्राइब की गई है। एंड दैट द ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर। और अभी मैंने बताया ना कि उनके पास जो नंबर ऑफ सोल्जर्स थे उनकी कितना वो रख सकते हैं, रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या, वो भी चेक करते थे कि क्या उन्होंने उतने ही नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है वो रखे हुए हैं, उससे ज्यादा तो नहीं अपनी सेना बढ़ा ली। सो एज अ दिल्ली सुल्तान brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains and samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority. अब क्या हुआ, अब उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमारा एकता का हो गया। ओके तो नेक्स्ट हम देखेंगे, एकता पढ़ लिया, इकतदार पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर स्टडी करेंगे अब हम लोग कि कैसे जो है इन्होंने जो चिफ्टन्स थे, जो लैंडेड चिफ्टन्स थे, ठीक है, जो उस टाइम के मुखिया थे, लोकल चिफ्टन्स थे, उनके ऊपर से कैसे अपना जो है कंट्रोल जो है उनका खत्म किया वहां से और ये लोग आए। सो एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द हिंटरलैंड, याद है ना मैंने आपको हिंटरलैंड वगैरह सब समझाई थी कि जब दिल्ली के जो रूलर्स थे, सुल्तान थे, उन्होंने सिटीज से दूर, ठीक है, जो हिंटरलैंड होती थी उनको भी अपने अधिकार में वो ले आए। याद है ना हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे जो है उन्होंने हिंटरलैंड जो थी उसके ऊपर कब्जा किया, कंट्रोल किया, और कैसे फिर उन्होंने जो बाहर के एरियाज थे, ठीक है, और जो एक्सटर्नल थे एरियाज उनको भी उन्होंने कैसे कंसोलिडेट किया, कैसे उनको एक्सपेंड किया, अपने अंदर मिलाया, कंट्रोल किया उन्हें। तो एज अ दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर द देयर कंट्रोल, जब उन्होंने हिंटरलैंड को अपने अंडर किया, कंट्रोल किया, सो दे फोर्स द लैंडेड टू चिफ्टन द समंता, जिनको समंता कहा जाता था, समंता अरिस्टोक्रेट्स एंड द रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो क्या हुआ उससे, तो उससे जो वहाँ के जो लोकल जो चिफ्टन्स होते थे, लैंडलॉर्ड जो उसके क्या होते थे, जो लैंडेड चिफ्टन्स होते थे, ठीक है, इसके साथ साथ जो सामंत जिनको कहते थे, और आमतौर और जो अमीर जो जमींदार होते थे उनको भी अपनी सत्ता के मतलब उनको भी उनकी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य होना पड़ा, मतलब उनको भी उनकी सत्ता को एक्सेप्ट करना पड़ा, उनकी अथॉरिटी को उनको करना ही पड़ा, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में आ गए थे। अब उन्होंने वहां पर जो हिंटरलैंड में जितने भी ये छोटे छोटे क्या होते होंगे, ये सामंत होते थे, ठीक है, या चिफ्टन्स होते थे, इनको अपने कंट्रोल में कर लिया। अब इनको क्या था, इनको भी उन्होंने मजबूर किया कि ये उनके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। सो अंडर अलाउद्दीन खिलजी the state brought the assessment and collection of land revenue under the own control. अब यहाँ पर क्या था कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके शासन काल में जो क्या थे, भू राजस्व के निर्धारण, मतलब कि जो यहाँ पर रिवेन्यू की जो ना ये लैंड रिवेन्यू जो थी उसको उसको कितना उसका निर्धारण करना है, और जो जो वसूली का जो कार्य था वो ये स्टेट जो है वो अपने कंट्रोल में ले आया। उस टाइम तो ये वो लोग करते थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, जो उनको जो ये लोकल चिफ्टन्स होते थे इनसे या सामंत होते थे, वो जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है, तो वो सारा का सारा कंट्रोल इस अलाउद्दीन खिलजी ने या स्टेट ने अपने अंडर ले लिया। सो the right of the local chieftain to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay tax. अब क्या था कि जो ये chieftains थे ये जो टैक्सेस लगाया करते थे, ठीक है, जितने टैक्सेस इन्होंने फिक्स किए हुए थे उन सबको कैंसिल कर दिया गया। इवन कि इनको भी अब क्या देना पड़ा, इनको भी फोर्स किया गया कि ये भी अब टैक्सेस पे करेंगे, किसको, रूलर को, शासक को। एंड द सुल्तान्स administrators measure the land and kept careful accounts. अब जो क्या थे, जो ये हमारे जो सुल्तान थे, ठीक है, सुल्तान जो थे उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने इस लैंड की मेजरमेंट की, पैमाइश की, उसको मेजर किया, और इनका जो हिसाब जो अकाउंट था वो बड़ी सावधानी से रखा, ठीक है, इसका हिसाब अकाउंट मतलब अपने हाथ में ले लिया सब कुछ,
ठीक है। अब वो लैंड की मेजरमेंट भी वही करने लगे इनके एडमिनिस्ट्रेटर, और इसका अकाउंट भी उन्होंने किया। तो सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन एंड द लैंडलॉर्ड्स एंड लैंडलॉर्ड असेसर्स, क्या वो कहते, सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड असेसर्स। लेकिन क्या था, उनमें से कुछ जो पुराने जो सामंत थे या जमींदार थे, वो रिवेन्यू को मेजर करने, उसका निर्धारण करने और उसकी वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की अब नौकरी भी करने लगे। मतलब उनको ना उनके मतलब उसके सुल्तान के अंडर आ गए और वो उनको एज अ सर्विस उनको देने लगे। अब वो रिवेन्यू जो कलेक्ट करते थे, ठीक है, वो किस रूप में करते थे, सुल्तान के अंडर काम करते थे। सो देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो वहां पर कितने प्रकार के टैक्सेस लगते थे, ये देखिए, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट होता था ऑन द कल्टीवेशन, जो कि वो फसलें उगती थी उनके ऊपर, ठीक है, जिसको बोला जाता था खराज, खराज। एंड द अमाउंट एंड अकाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। अब ये जो अमाउंट फिक्स की गई टैक्स की, वो क्या आती कि जो भी फसल, जितनी भी फसल उगेगी, जितनी भी कल्टीवेशन होगा, उसका 50% जो है वो किसानों को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। दूसरा किसके ऊपर लगाया गया, ओन कैटल, कैटल मतलब जितने भी पशु वो पालते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। और तीसरा होता था ओन हाउसेज, यानी कि जो घर बने होते थे, घरों के ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाते थे। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। सो अब यहाँ पर ये बात, ये जो है याद रखना जरूरी है कि उस सब कंटिनेंट का बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके अधिकारों से बाहर ही था। ठीक है, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनसे बाहर था बहुत सारा हिस्सा। सो इट वाज डिफिकल्ट to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent। तो इसीलिए अब वो उनकी तो अब वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है, अब इतना बड़ा ये कंटिनेंट, इतना बड़ा सब कंटिनेंट था, उसके ऊपर उनको कंट्रोल उनका पूरे सब कंटिनेंट पर नहीं था। काफी सारा एरिया ऐसा था जो उनके कंट्रोल से बाहर था, जैसे दिल्ली से। अब मान लो दिल्ली पर क्या थे, ये दिल्ली रूलर्स जो हैं शासन कर रहे थे। तो दिल्ली से अगर हम बंगाल की तरफ जाएं तो दिल्ली से बंगाल की तरफ डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उन एरियाज के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसी तरह और जो साउथ इंडिया की जो उन्होंने क्या की, जो साउथ इंडिया के जीतने के तुरंत बाद ही वो पूरे के पूरा का पूरा एरिया फिर से वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हो गया था। और even the Gangetic plain, there were forested areas that Sultan forces couldn't penetrate. Local chieftain established their rule in these regions। अब क्या था कि अब हम यहाँ पर वो कहते हैं कि वो उनका पूरा कंट्रोल तो वहां पर नहीं था। तो अब जो गंगेटिक एरिया था, ठीक है, गंगेटिक यानी जो गंगा के मैदान के इलाके थे, उसमें क्या होता था, उसमें ना काफी घने घने जंगल वाला वो एरिया होता था गंगेटिक। ठीक है, चारों तरफ जो है ना काफी घना जंगल हुआ करते थे। तो अब ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि दिल्ली जो रूलर थे वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो ना लोकल जो ये चीफ्टन थे, ये क्या थे, एक टाइम तक तो इनके ऊपर कंट्रोल किया उन्होंने, इनको अपने अंडर रखा। लेकिन एक टाइम के बाद अब ये तो लोकल रूलर थे, ठीक है, लोकल चिफ्टन थे, इनको तो सभी एरियाज का पता था। इन्हें पता है कि ये कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ छुप सकते हैं। तो ये बहुत लंबे टाइम तक इनको कंट्रोल नहीं कर सके। और ये जो है ये क्या करते थे, थोड़े टाइम तक तो राजा के अंडर काम कर लिया, उसके बाद ये क्या करते थे, कहीं और चले जाते थे, छुप जाते थे। ठीक है, और अपने आप को कि अपनी किलाबंदी कर लेते थे, फोर्टिफाइड कर लेते थे, जिसको कि ये जो रूलर थे, दिल्ली रूलर्स थे, वो उनको आसानी से उन्हें ढूंढ नहीं पाते थे, उनके ऊपर वो विजय नहीं पा सकते थे। ओके, सो ये गंगेटिक फॉरेस्ट एरिया जो था, द सल्तनत फोर्सेस couldn't penetrate. Local chieftain established their rule in these regions। सो अब यहाँ पर वो बता रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो गंगेटिक एरिया थे,
ठीक है। गंगेटिक एरिया यानी गंगा के मैदान इलाके में भी घने जंगल वाले ऐसे एरिया थे जिनमें मतलब जिनमें ना सेंध लगा कर रखना, छुप जाने के में सुल्तान की सेनाएं जो थी ना, मान लो छुप गए, ठीक है, ये जो रूलर थे, जो ये लोकल चिफ्टन थे, ये वहां जाके छुप गए, तो ये जंगल इतने घने होते थे कि सुल्तान की जो सेना होती थी ना, वो इतनी कैपेबल नहीं होती थी कि वो उनको ढूंढ सके। और जो लोकल जो चिफ्टन होते थे वो इन एरियाज में अपना शासन उन्होंने अपना जो शासन है वो उन्होंने जमा लिया था, क्योंकि उनको पता था कि रूलर जो हैं, दिल्ली रूलर्स जो हैं, वो आसानी से या उनकी सेना आसानी से उनको यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएगी। सम टाइम द रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी, कई बार ऐसा होता था कुछ शासक, हम कई बार जो शासक होता था जैसे अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरियाज बट नॉट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो है वो इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही टाइम तक रह पाता था। ओके, so students, now that's all for today. Have a good day.